दोस्तों नमस्कार। हम 19वें चैप्टर के अब तीसरे भाग और आखिरी भाग पे डिस्कशन करेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए ना। पिछले दो भागों में हमने डिस्कस किया था, पहले भाग में कि क्या अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, और दूसरे भाग में हमने डिस्कस किया था कि हमारी मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां है ना, कैसे वो हमें उन बदलावों के प्रति ज्यादा लचीला बनाने में, ज्यादा रेजिलियंट बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो अब हम इस तीसरे भाग में एक तरह से वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल आप निबंध में और आपके जीएस के पेपर में आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हरारी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सलाह दे रहे हैं, या फिर जो वर्तमान जो पीढ़ी है जो उन पुराने पढ़े स्कूलों में अटक गई है, वो चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अब जो समस्या है वो समस्या सूचना की कमी की नहीं है, बल्कि सूचना की प्रचुरता की है, अबेंडेंस की है ना। मतलब सूचना की अबेंडेंस की जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान क्या होना चाहिए। तो वो जो यहाँ पे समाधान बताया गया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उस अबेंडेंस में जो सूचना है उस सूचना की कैसे सार्थक व्याख्या करें, उसकी कैसे सही व्याख्या करें ताकि वो हमारे काम आ सके। इसके अलावा हमें वो फर्क सिखाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा में हमें सूचना ना देके हमें ये सिखाया जाए कि जो सूचना हमें मिल रही है, चाहे वो इंटरनेट से, चाहे अखबारों से, चाहे मीडिया से, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे यूट्यूब से, उसमें वो फर्क सिखाया जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, किस सूचना को हमें लेना है, किस सूचना को हमें छोड़ देना है, उस सूचना को प्रोसेस कैसे करना है। इसके अलावा जो सूचना हमें टुकड़ों में मिल रही है ना, अलग अलग खंडों में मिल रही है, जैसे रील्स देखते हैं या फिर अलग अलग वीडियो देखते हैं, क्लिप देखते हैं, जो क्लिप काट के आपको दिखाया जाता है, तो उन क्लिप या फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई सूचना को किस तरह से व्यापक बना के और एक हम पूरी तस्वीर गढ़ पाए, पूरी दुनिया के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में अपनी समझ को व्यापक बना पाए, है ना। तो उन ढेरों अंशों को मिलाकर, अलग अलग टुकड़ों को, पार्ट को मिलाकर हम एक होलिस्टिक पिक्चर कैसे बना पाए, ये हमें शिक्षा के स्तर पे स्कूलों में, कॉलेजों में स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। अब आते हैं अगले पार्ट पे, जैसे आपको एजुकेशन के ऊपर क्या बदलाव आने चाहिए। आप पिछले चैप्टर से भी काफी कुछ सीख सकते हो। जैसे अज्ञानता वाले चैप्टर में हमने सीखा है ना कि सुकरात ने कहा कि वो एक चीज में ज्ञानी है कि वो कुछ नहीं जानता, है ना, कि वो सिर्फ इतना ही जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। अज्ञानता का हमारे अंदर एक तरह से भंडार है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों को ये सिखाए कि वो अज्ञानी है। जब तक वो अपनी अज्ञानता को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक वो सत्य तक पहुंचने की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह हमारा न्याय बोध पुराना हो चुका है, ये हमने 16वें चैप्टर में डिस्कस किया था। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि उस पुराने पढ़े गए न्याय बोध की बजाय हम वास्तव में आज जो घटनाएं हो रही है उनके कारण कार्य संबंध ढूंढने का प्रयास करें, है ना। जैसे 16वें चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि उन लोगों के इरादों में कुछ खोट होता है जो सत्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते या ईमानदार कोशिश नहीं करते। इसलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को सत्य तक पहुंचने की या फिर पीछे जो चीजें घटनाक्रम हो रहे हैं उसको जानने की ओर उनको प्रेरित करे। पोस्ट ट्रूथ वाले में तो हमने भर भर के पढ़ा था कि जैसे हमें जो भी जानकारी मिलती है वो कैसे प्रोपेगेंडा है, कैसे फेक न्यूज है, कैसे बार बार हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है अलग अलग मीडिया के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग धर्मों के द्वारा। यहाँ पे भी हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें उस भ्रामक और उस प्रोपेगेंडा से बचाने में कामयाब हमें बनाए और हम सही दिशा में सत्य की तरफ आगे बढ़ पाएं। इसके अलावा साइंस फिक्शन वाले चैप्टर में भी हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस की थी कि कैसे साइंस फिक्शन फिल्में एक तरह से हमें गलत सूचनाएं देती है, गलत जानकारी देती है भविष्य की। हमें वो चीजें भी प्रोसेस करके खुद से साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में या फिर साइंस कैसे आने वाले टाइम में बदलाव लाने वाला है उसके बारे में हम एक सही चीजें पढ़े, सही विज्ञान कथाएं लिखें और सही तरीके से जानकारी आम जनता तक पहुंचाए। तो वहां से भी आप काफी सारे पॉइंट निकाल सकते हो और एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आने वाले टाइम के जो बदलाव हैं उससे रिलेटेड हम अपने बच्चों को
या फिर आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार करें, वहां पे उनसे भी, इन चैप्टर से भी आप लेके काफी कुछ टॉपिक या पॉइंट जनरेट करके आर्गुमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिखी हुई थी कि कुछ पेडागोगिकल एक्सपर्ट हैं, वो क्या बताते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये 4C होने चाहिए ना, 4C। 4C क्या है? एक तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाना चाहिए बच्चों को, यानी कि वो चीजों को क्रिटिकली आलोचनात्मक विश्लेषण कर सके उसका, कि क्या चीज सही है क्या गलत है, हर चीज की परीक्षा करे वो, है ना, सुकरात की तरह वो परीक्षित जीवन जिए, है ना, एग्जामिन्ड लाइफ जिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण काफी इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करनी है, काम करवाना है या करना है, तो वहां पे कम्युनिकेशन का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। कोलैबोरेशन वाले जो स्किल है हमें अलग अलग, जैसे ग्लोबलाइज्ड हो रही है दुनिया, तो अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिल रहे हैं, अलग अलग राष्ट्रों के लोगों को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए। तो कोलैबोरेशन वाला एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना चाहिए। और एक है क्रिएटिविटी, है ना, जैसे पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रोडक्शन लाइन थ्योरी है जो एजुकेशन की, जहां स्कूल है वो फैक्ट्री की तरह काम करते हैं और उसमें क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो हमें क्रिएटिविटी को भी बचा के रखना है, इंडिविजुअलिटी को, ओरिजिनलिटी को भी बचा के रखना है। तो ये 4C आप यूज कर सकते हो। आप एथिक्स में भी इन 4C का यूज कर सकते हो कि एक ब्यूरोक्रेट में, एक नौकरशाह में क्या गुण होने चाहिए, वहां पे भी आप इन 4C का इस्तेमाल कर सकते हो। कि एक ब्यूरोक्रेट में क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ, और उसे कोलैबोरेट करने की भी उसमें क्षमता हो अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ, है ना। जब तक वो कोलैबोरेट नहीं करेगा, चाहे वो गवर्नेंस के लेवल पे, चाहे लोगों के लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास के लेवल पे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी पॉलिसी बना नहीं पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। और उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट क्रिएटिव होना चाहिए। जब समस्या आई है तो उसको क्रिएटिव तरीके से, क्रिटिकल तरीके से उसका एनालिसिस करे और एक क्रिएटिव और नवाचारी समाधान वो निकाल सके। तो आप इन 4C का इस्तेमाल एथिक्स में, गवर्नेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, केस स्टडी वगैरह में भी। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या दक्षताएं, क्या स्किल हमें देनी चाहिए, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बात की गई है कि हम अपने एजुकेशन पे या फिर स्कूल में, कॉलेज में कौन कौन सी टेक्निकल स्किल हम देते हैं ना। टेक्निकल स्किल जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा दिया, केमिस्ट्री लैब में कुछ चीजें सिखा दी, कुछ भाषाएं सिखा दी, हम इनको काफी ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगेगा और मनुष्य की ये कैपेबिलिटीज, ये स्किल्स इररिलेवेंट हो जाएगी। लेकिन जो बदलाव आएंगे हर 10 साल में, व्यक्ति को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, नए तरीके से गढ़ना पड़ेगा। उसमें उसको चाहिए काफी एक तरह से इमोशनल बैलेंस चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, क्योंकि जो मेंटल पेन आएगा, स्ट्रेस आएगा, उसको झेलने और उस बदलाव के साथ अपने आप को अडेप्ट करने की जो क्षमता चाहिए, वो हमें एजुकेशन के लेवल पे देनी पड़ेगी। वो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो हमें जीवन के जो सामान्य उद्देश्य परक जीवन दक्षताएं हैं, जनरल पर्पज लाइफ स्किल्स हैं, वो हमें सिखानी चाहिए। क्या जनरल पर्पज लाइफ स्किल होनी चाहिए? एबिलिटी टू डील विद चेंज, यानी कि परिवर्तन से निपटने की क्षमता, लर्न न्यू थिंग, नई चीजें सीखने की, है ना। हो सकता है कोई डॉक्टर है, वो अपना डॉक्टर का काम उसे छोड़ना पड़े, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर आ चुका है, तो उसे अब हो सकता है नई जॉब मार्केट में फिर से compete करना पड़े, नई स्किल एक्वायर करनी पड़े। तो नई चीजें सीखने की जो आदत है, जो क्षमता है, वो चीज बनी रहनी चाहिए। और जो मेंटल बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है, वो चीज बनी रहे, मानसिक संतुलन बना रहे। इसके अलावा स्टूडेंट अपने आप को या फिर व्यक्ति अपने आप को री इन्वेंट करता रहे, बार बार अपने आप को इजाद करता रहे, ये क्षमता भी हमें इंसानों में या फिर अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में डेवलप करनी पड़ेगी। तो हमें ये जनरल पर्पज लाइफ स्किल देनी चाहिए, इस पे भी हमारा ज्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हर व्यक्ति को इनकी जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति को परिवर्तन से निपटना पड़ेगा, हर व्यक्ति को प्रासंगिक बने रहने के लिए नई चीजें सीखनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को मेंटल पेन से गुजरना पड़ेगा
और हर व्यक्ति को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो ये स्किल काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था प्रोडक्शन लाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, हमें इसे बदलकर इसका कोई स्केलेबल अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, यानी कि हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा जिसको हम दिल्ली जैसे बड़े शहर की बजाय हम उसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर सकें, है ना। हर भारतीय बच्चे को वो स्केलेबल इस तरह का मॉडल बनाना पड़ेगा जो उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी ओरिजिनलिटी को, उसकी इंडिविजुअलिटी को और उसकी यूनिकनेस को प्रिजर्व रखते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए उसको जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे। तो हमें एक ऐसा कोई मॉडल इजाद करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए एनजीओ, सरकार और लोगों को आगे आना पड़ेगा और अपना इसमें योगदान देना पड़ेगा। इसका कुछ न कुछ रास्ता हमें निकालना पड़ेगा अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करना है। तो अब आता है लास्ट में, इसमें हरारी बोलते हैं कि वो जो बच्चे अभी पुराने पढ़ चुके स्कूलों में अटके हुए हैं उन बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो हरारी बोलते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं उन बच्चों को क्या सलाह दूं जो अभी उन्हीं स्कूलों में अटक गए हैं, अटके पड़े हैं, जो पुराने मॉडल चल रहे हैं ना। तो हरारी बोलते हैं कि अगर वो मुझसे पूछे कि उन्हें किस चीज पे भरोसा करना चाहिए अपने भविष्य की राह तय करने के लिए, या फिर भविष्य का एक तरह से पहले पूरा अनुमान करते हुए भविष्य में उन्हें क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, तो उस पे किस पे भरोसा करे, है ना। वो उनसे जो बड़े लोग हैं, है ना, परिवार में या फिर सगे संबंधी वयस्क हैं, जो अडल्ट हैं, उनके ऊपर भरोसा करें, या फिर टेक्नोलॉजी पे भरोसा करे कि टेक्नोलॉजी हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए, या वो अपने आप पे भरोसा करे, अपने दिल की आवाज सुने, वो किस पे भरोसा करे। तो हरारी यहाँ पे इन तीनों विकल्प का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि ये तीनों में क्या क्या कमियां हैं और क्या इनमें खतरनाक संभावनाएं छुपी हुई हैं, कि अगर आप अपने दिल की सुनते हो, टेक्नोलॉजी की सुनते हो या फिर बड़ों की सुनते हो, तो वहां पे क्या खतरनाक इसमें संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम वयस्कों की बात पर भरोसा करें तो हरारी बोलते हैं कि आज के टाइम में ये एक तरह से एडवाइजेबल नहीं है, इसकी सलाह नहीं दी जाती कि आप आपके बड़े बुजुर्गों की बात का भरोसा करें। तो हरारी बोलते हैं कि उनके इरादे नेक हैं, है ना, वो आपको जो भी सलाह देंगे उसके पीछे उनकी कोई गलत मंशा या गलत इंटेंशन नहीं होगी, बावजूद इसके वो आपको सही से राय नहीं देंगे। पहले क्या होता था कि दुनिया में बदलाव बहुत धीरे से आ रहे थे, दुनिया उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, लेकिन अभी जो दुनिया बदल रही है वो बहुत तेजी से बदल रही है और वो काफी कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। तो जब पहले दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी और उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आते थे, तब हमें अपने बड़े बुजुर्गों की जो सलाह होती थी उस सलाह पर भरोसा करना एक सुरक्षित दांव होता था, है ना, एक सेफ गैम्बल होता था, क्योंकि तब परिवर्तन स्लो थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी दुनिया तेजी से बदल रही है, कोई नहीं जानता कि 50 साल बाद दुनिया कैसे होने वाली है ना। जैसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि 1000 साल पहले अगर हम चले जाएं 1024 में, तो जानते थे कि समाज का जो बुनियादी ढांचा है वो 1050 में भी वैसा ही रहने वाला है और 1200 में भी वैसा ही रहने वाला है। तो जब हम 50 साल बाद की जानते थे, क्योंकि दुनिया में परिवर्तन नहीं हो रहे थे उतनी तेज गति से, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को बदल रही है, हमारी जो बॉडी है वो भी इंजीनियर्ड हो सकती है ना, हमें एल्गोरिदम का सामना करना पड़ेगा। तो वो जो चीजें हैं वो पहले कभी नहीं थी, इसलिए वयस्क लोगों की बात अब उतनी ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गई, अब वो सुरक्षित दाव नहीं है। अब आता है दूसरा कि क्या हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा करें, है ना, अपने भविष्य की राह एक तरह से चुनने में, उसे बनाने में। तो हरारी बोलते हैं ये और भी ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा रिस्कियर है। ये क्यों और भी ज्यादा खतरनाक है? तो हरारी बोलते हैं अगर आपको पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो टेक्नोलॉजी आपके लिए एक सर्वेंट का काम कर सकती है, वो आपकी सेवक हो सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपके लिए एक मास्टर भी बन सकती है, आपकी स्वामी भी बन सकती है ना। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में खराब नहीं है, टेक्नोलॉजी आपकी सर्वेंट बन सकती है और आपकी मास्टर भी बन सकती है, आपकी स्वामी भी बन सकती है। यहाँ पे हरारी जैसे एग्जाम्पल देते हैं एग्रीकल्चर का। तो जब एग्रीकल्चर आई, तो जब कृषि हमने शुरू की इंसानों ने, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन कृषि नामक इस नई टेक्नोलॉजी ने, नए उत्पादन की नई प्रणाली ने क्या किया कि कुछ कुलीन लोगों के हाथ में संपत्ति दे दी, उनके हाथ में
उत्पादन का सारा एक कंट्रोल दे दिया, जिससे एक सामंत वर्ग निकला। वो सामंत वर्ग ऐसो आराम करता था, और जबकि बाकी जो मजदूर लोग थे, जो किसान लोग थे, वो 24 घंटे मतलब सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करते थे, खेतों में कमर तोड़ मेहनत करते थे, और फिर भी उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन एक कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग की ऐसो आराम वाली जिंदगी चलती थी, है ना। तो इसने, कृषि नामक इस प्रौद्योगिकी ने एक कुलीन वर्ग को सशक्त बनाया, उसका जीवन बेहतर बनाया, और बाकी मजदूर, बाकी किसान लोग जो भारी संख्या में थे, उनका जीवन बद से बदतर हो गया। वो एक तरह से मजदूर बन गए, है ना। वो यानी कि वो सेवक बन गए, और कुछ लोग ही यहाँ पे स्वामी या मास्टर बन पाए। तो यहाँ पे इसी चीज के एग्जाम्पल से हरारी बताते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आप जीवन में क्या चाहिए आपको, है ना, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी सर्वेंट हो सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी आपके लक्ष्य निर्धारित करेगी, टेक्नोलॉजी आपके जीवन के गोल डिसाइड करेगी, आपके ड्रीम डिसाइड करेगी। और जब वो आपके गोल्स और आपके ड्रीम्स डिसाइड करने लगेगी, तो वो आप पे कंट्रोल कर लेगी। आपका गोल क्या बनना है, अब अगर वो टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है, तो वो टेक्नोलॉजी को जो चला रहा है, जो बड़ी कंपनी चला रही है, जैसे गूगल हो, अमेजन हो, फेसबुक हो, तो वो अपने हिसाब से चाहेगी कि आप अपने गोल बनाएं और उस हिसाब से चलें। तो यानी कि आप उस टेक्नोलॉजी की सेवा कर रहे होंगे, बजाय इसके कि वो टेक्नोलॉजी आपकी सेवा करे। उदाहरण के लिए आप YouTube को देखें कि आपने अगर YouTube खोला और आपका कोई फिक्स गोल है कि भाई मेरे को YouTube खोलना है और मेरे को इस ऐसे की ये डिस्कशन वीडियो देखनी है, तो अगर आपने इस गोल के साथ खोला और आप अपने फोकस्ड हो, आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आप सीधा उसी चैनल पे जाओगे और आपको वो डिस्कशन वीडियो देखनी है। तो आपने वो वीडियो देखी और आप बाहर आ गई, तो आपने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने गोल को, अपने यूपीएससी के ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी आपकी सर्वेंट होकर काम कर रही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप यूट्यूब किस लिए खोल रहे हो, आप नहीं जानते कि आपने ये यूट्यूब का जो इस ऐप है इसके ऊपर क्यों क्लिक किया है, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कोई ना कोई एल्गोरिदम एक ऐसी वीडियो सजेस्ट करेगा, थंबनेल दिखेगा जो आपको एंटरटेनिंग लगेगा या क्यूरियोसिटी वाला लगेगा, और आप उस पर क्लिक करोगे, है ना, या फिर रील्स देखोगे, और कब आपका 1 घंटा 2 घंटे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो 1-2 घंटे आपने दिए, इससे आपके जीवन में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, और आप किसी और के लिए काम कर रहे होगे। आप खुद सर्वेंट बन जाओगे, बजाय कि टेक्नोलॉजी आपकी सर्विस में रहे। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपके लिए फैसले लेगी तो आप उसके नौकर बन के रहोगे, है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे जो स्मार्टफोन में एक तरह से नजर गड़ाए हुए रोड पे चलते रहते हैं, ज़ॉम्बीज टाइप, है ना, वो व्यक्ति, आपको क्या लगता है कि वो टेक्नोलॉजी उनकी सेवा कर रही है या वो टेक्नोलॉजी की सेवा कर रहे हैं? इसका उत्तर आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पे हरारी बोलते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपको समझने में बेहतर होती जाएगी, वैसे वैसे बजाय इसके कि वह आपकी सेवा करे, आप खुद को उसकी सेवा में लगा हुआ पा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, है ना, वो आपको ज्यादा समझने लगेगी, आपके इमोशंस के बटन कैसे दबाने हैं, आपकी भावनाओं के साथ कैसे हल करना है, कैसे उसे मैनिपुलेट करना है, वो जानती होगी कि कौन सा रील्स, कौन सा यूट्यूब वीडियो आपको सजेस्ट किया जाए ताकि आप उसी पे अटके रहो। इस तरह से आप उसकी सेवा में अपने आप को लगा हुआ आएंगे। अब आता है तीसरा कि क्या हमें स्वयं पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए, अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए अपने जीवन के गोल डिसाइड करते टाइम। तो हरारी बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हरारी कहते हैं कि फिल्मों में यह बात अच्छी लगती थी कि हम अपनी दिल की आवाज सुने, हम अपने दिल के अनुसार चलें, है ना, अपने गोल सेट करते वक्त। तो हरारी बोलते हैं ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, वास्तविक जीवन में ये कारगर नहीं है। क्यों कारगर नहीं है? क्योंकि हमारे जो दिल की आवाज आ रही है वो कोई बायोकेमिकल लोचा हो सकता है आपके दिमाग में। जैसे हमने 15वें चैप्टर में देखा था इनसाइड आउट फिल्म
में रिली एंडरसन नाम की कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर में दिखाया गया है कि वो जो भी फैसले ले रही है वो स्वतंत्र इच्छा से, फ्री विल से नहीं ले रही, बल्कि उसके बायोकेमिकल रसायनों में या फिर उसके जो बायोकेमिकल रसायन है वो आपस में कैसे गड़बड़ियां करते हैं और उसकी वजह से उसके फैसले लिए जाते हैं। क्या हो सकता है आपकी जो दिल की आवाज है वो किसी प्रोपेगेंडा से चल रही हो, है ना, कोई गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा से आप एक तरह से संचालित हो रहे हो, जैसे हमने पोस्ट ट्रूथ वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। आप किसी प्रोपेगेंडा के शिकार हो और उसको अपना जीवन का परम सत्य मान के उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो, या आप किसी आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग का भी शिकार हो सकते हो, ये भी हमने 17वें चैप्टर में डिस्कस किया था। या हो सकता है आपके दिल की आवाज है वो किसी कंपनी के विज्ञापन के कारण आई है, विज्ञापन बनाने वाली कंपनी चाहती है कि आप अपने दिल की आवाज सुनो, आप अपनी दिल की आवाज जब सुनोगे तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदोगे, आप उसके तरह से कंज्यूमर बनोगे, और जब आप कंज्यूमर बनोगे तो आप उस कंपनी को फायदा होगा। तो जो आपके दिल की आवाज आ रही है ना वो उस कंपनी के बनाए गए एक तरह से सिस्टम के कारण आ रही है, उसने जो विज्ञापन आपको दिखाए बार बार उससे आपके अब दिल की आवाज वो गूंज रही है। तो आपको इन चारों की प्रतिध्वनि इको सुनती रहती है। जब भी आप अपने दिल की आवाज सुनते हो तो आपके माइंड में इनकी इको एक तरह से आपको सुनेगी। तो आपकी दिल की आवाज है वो भरोसे लायक नहीं है। तो यहाँ पे हरारी बोलते हैं कि जैसे जैसे बायोटेक और मशीन लर्निंग ज्यादा उन्नत होती जाएगी, ज्यादा एडवांस होती जाएगी, तो उनके लिए हमारे दिल की डोर खींचना, यानी कि पुल द स्ट्रिंग ऑफ आवर हार्ट्स एंड मस्तिष्क के बटन दबाना ना, कि हमारे मस्तिष्क के बटन कैसे दबाने हैं, कैसे हमारे दिल की डोर खींचनी है, कैसे हमें किसी कार्य के पीछे लगाना है, वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एल्गोरिथम हमें यूट्यूब की वीडियो कैसे सजेस्ट करता है कि हमने पहले कोई वीडियो देखी है उसी के आधार पे यूट्यूब हमें सजेस्ट करता है। आने वाले टाइम में जैसे बायोटेक और ज्यादा एडवांस होगी, मशीन लर्निंग और एडवांस होगी, तो हम जो सोच रहे हैं ना, हमने कोई यूट्यूब पे कुछ सर्च नहीं किया, गूगल पे सर्च नहीं किया, किसी से उस बात का जिक्र भी नहीं किया कोई, उसके बावजूद हमारे माइंड में कोई विचार आया और उस विचार मशीन लर्निंग और बायोटेक की मदद से उस एल्गोरिथम ने समझ लिया कि हम क्या सोच रहे थे, और हमें यूट्यूब पे, गूगल पे उसी तरह की एड, उसी तरह की वीडियो फीड हमें दिखने लगे। हमने सिर्फ सोचा था उसके बारे में। तो ये चीज आगे होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके दिल की आवाज पर भरोसा करना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब इसके समाधान क्या है ना, लास्ट में कि भाई हरारी बताते हैं कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो समाधान हरारी बोलते हैं कि जो दार्शनिकों ने हमें हजारों सालों तक हमसे हाथ जोड़ के कहा, वो चीज आज और भी ज्यादा और तुरंत अमल करने लायक है ना, कि आप उस बात को तुरंत अमल करो जो दार्शनिकों ने, अलग अलग महात्माओं ने हमें बताया, हाथ जोड़ के विनती की कि आप खुद को जानो, कि आप अपने आप को जान लो। ये हर महान दार्शनिक ने कहा है, चाहे वो सुकरात हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे लाउजी हो, है ना। लाउजी चाइनीज एक दार्शनिक थे या फिर एक महात्मा बुद्ध टाइप, है ना। तो सुकरात ने भी कहा कि अपने आप को जानो, गौतम बुद्ध ने कहा कि आत्म दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, यानी कि अपना प्रकाश आप तभी तो बनोगे जब आप खुद को जानोगे। और यही बात लाउजी ने कही, और ये बात आज अमल करने लायक है, तुरंत अमल करने लायक है कि हम अपने आप को जान लें। अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो बायोटेक और मशीन लर्निंग की मदद से सरकार हमें अपने तरीके से चलाएगी, हम किसी आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाएंगे, या फिर हम किसी कंपनी, किसी एमएनसी के कंज्यूमर बन जाएंगे, हम उनके तरीके से चलेंगे, है ना। हमारे दिल की आवाज है वो उनकी आवाज होगी वास्तव में, अगर हम अपने आप को नहीं जानते कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, हम क्या चीज चाहते हैं। ठीक, इसलिए अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज हमने, ये जो इस बारी हमने जो निबंध लिखा था 6 अक्टूबर को, उसमें ये टॉपिक आपको दिया गया था, तो ये डिस्कशन किया था, तब भी हमने ये चीज देखी थी कि समाधानों में हमने बात की थी कि खुद को जानना एक समाधान है ना। दुनिया आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, और अगर आपको बचना है उस दुनिया के कुछ और बनाने के प्रयासों से,
है ना, अपने आप को बनाए रखना, अपनी इंडिविजुअलिटी को, ओरिजिनलिटी को, यूनिकनेस को, तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, तभी तो आप अपने आप को बचा पाओगे ना। आप अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में जानते ही नहीं होंगे तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को जानते हो। तो हरारी बोल रहे हैं कि ह्यूमंस को हैक करने की प्रतिस्पर्धा या एक होड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है अलग कंपनियों के बीच में, टेक जाइंट्स के बीच में और सरकारों के बीच में, कि वो आपको जल्दी से जल्दी हैक कर ले, आपके इमोशंस को जान ले। आपके इमोशंस को जान लेंगे तो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा, आपको ब्रेन वॉश कर पाएंगे वो। इसलिए जरूरी है कि वो हमें जान ले, सरकार हो, चाहे वो टेक जाइंट हो या फिर कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां हो, वो हमको हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जब जान लेंगे तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब डोमिनेंस है वो हमारे हाथ से निकल के उनके हाथ में चला जाएगा। ये हमने तीसरे चैप्टर में आजादी वाले में भी ये चीज समझी थी। इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को जाने, और सिर्फ जानना ही नहीं है, हमें अपने आप को इनसे पहले जानना है, कोका कोला कंपनी से, कोई सरकार से, कोई टेक जाइंट गूगल फेसबुक से पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये डोमिनेंस इनके हाथ में चला जाएगा। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। हरारी बोलते हैं कि आपके जीवन की जो गाड़ी चल रही है उसमें ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है। तो अगर आप उस ड्राइविंग सीट पे किसी एल्गोरिदम को बैठा कर एक तरह से खुश हैं तो आप चैन की सांस लीजिए, वो एल्गोरिदम आपको ले चलेगा और आप सफर का आनंद लीजिए ना। ड्राइविंग सीट पे एल्गोरिदम बैठा है, वो आपके जीवन के लक्ष्य है, जीवन का अर्थ, जीवन के उद्देश्य तय कर रहा है, और आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं, तो आप अपना सफर का आनंद लीजिए और चैन की सांस लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन की बागडोर आपके हाथ में रहे, ड्राइविंग सीट पे आप ही बैठो, जीवन का प्रभुत्व आपके हाथ में रहे, तो आपको तेज दौड़ना होगा। और अगर आपको तेज दौड़ना है, तेज दौड़ने का मतलब कि आपको सरकारों से, बड़ी कंपनियों से या फिर टेक जाइंट से वो आपको समझे, उससे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। और अगर आपको अपने आप को समझना है तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा और अपना सामान हल्का रखें। अगर आप तेज दौड़ना चाहते हैं तो भारी सामान रहेगा तो आप ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएंगे। तो हरारी बोल रहे हैं कि यहाँ पे सामान हल्का रखने का मतलब है आप अपने सारे भ्रम छोड़ दें। अलग अलग मजहबों ने, धर्मों ने या फिर कहानियों ने आपको जो सिखाया है ना कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको जीवन किस तरह से जीना चाहिए, आपके जीवन का अर्थ क्या है, उस तरह के सारे भ्रम आप छोड़ दें। यही है सामान हल्का करना। अगर आप ये भ्रम छोड़ देंगे तो आपको अपने आप को जानना आसान हो जाएगा। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। ये डिस्कशन थोड़ी लंबी हो गई लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी। बंद लेखन में ये बहुत ही ज्यादा कारगर आपके लिए होने वाली है कि स्वयं को जानने के बारे में, इंडिविजुअलिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इस तरह के जब भी कोई भी निबंध आएगा और जो कि आते भी हैं तो आपके लिए ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये हमारी डिस्कशन थी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।